जय हिंद दोस्तों जो आज हम लोग ये सेट नंबर 9 यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों ये मान चलना है कि आपकी जो मैं ये सेट कराऊंगा, अगर आप यहाँ के सारे पॉइंट कवर कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन कंफर्म है जो आपके एग्जाम में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अपने आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं सारे मेन पॉइंट और आपको बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया है तो ऐसी और क्या हमसे वहां पूछा जा सकता है। बस जो चीजें जैसे मैं आपको बताता चलो सारी चीजें आप यहाँ पॉइंट चीजें नोट कर चलना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। और इस क्लास के पीडीएफ जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है मैं वहां प्रोवाइड करा दूंगा। आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इसमें आप जैसे हाई लिख के मैसेज करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, उससे आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दोस्तों जो पहला अपना जो आपका आर्मी नर्सिंग का पेपर होता है वहां पे जो अपना बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन आते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपका आया था अंबाला जेडारो में कि इसमें क्या पूछा गया, जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो आपकी यहाँ पे क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं इनके सभी के आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ आपको मैं कुछ पॉइंट भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट वहां पे होते हैं। सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। इसके 4 ऑप्शन है, पहला है कोशिका, दूसरा अंग, तीसरा ऊतक, चौथा है नाभिक। तो दोस्तों यहाँ बच्चे काफी आंसर देने यहाँ पे स्टार्ट भी होंगे। बस भाई मैं अभी कह देना चाहता हूँ अगर मैं किसी के रिप्लाई वहां पे ना दे पाऊं इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि मुझे क्या मकसद रहता है कि जो जितना टाइम अपने पास है मैं आपको वो चीजें बता सकूं जो सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप यहाँ पे एक बात ये करिएगा कि जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ आप टिक जरूर मारते चलना कि आपका स्कोर कितना पहुंच रहा है। अगर प्रेजेंट टाइम पे आपके 35 क्वेश्चन तक सही हो पा रहे, आपकी सही चल रही है वहां पे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, सर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था, हम इसका कोशिका आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आपका हो सकता है। और इसके बाद दोस्तों आप ये कब ध्यान रखना, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो और कौन कौन चीजें जो हमसे वहां पूछी जा सकती है। तो दोस्तों एक पॉइंट आप ये लिखना कि अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका कोशिका होता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे साइटोलॉजी। इसे क्या कहा जाएगा, इसे आप याद रखिएगा क्या, साइटोलॉजी आपका ये कहा जाता है। एक पॉइंट ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों ये कोशिका के सारे पॉइंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो कोशिका है इसके बारे में सबसे पहले यानी प्रथम किसने बताया, सबसे पहले इसके बारे में किसने आपको बताया था, तो आप किसका नाम बताएंगे, आप बताएंगे किसका, रॉबर्ट हुक का नाम आप बता देंगे। किसका नाम बताएंगे, रॉबर्ट हुक का बताएंगे। और इसके बारे में इन्होंने कब बताया था, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो ये बताया था 1665 ईस्वी में इसके बारे में बताया था। अब यहीं पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बता दो, तो एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका कोशिका सिद्धांत है, अगर ये पूछा जाता, अच्छा ये बता दो आप, ये जो आपका कोशिका सिद्धांत की प्रतिपादन, अगर प्रतिपादन आपका वहां पे लिख के आता है, क्या प्रतिपादन वहां पे लिख के आता है, तो आप क्या बताते, आप यहां बताते ये आपका जो लाइडेन है, एक नाम क्या हो जाएगा, एक नाम यहां पे नोट कर लेना, क्या एक नाम यहां पे नोट करना कि जो आपका स्लाइडन नोट यहां पे कर लेना। क्या नोट कर लेंगे, एक नाम आप यहां पे सीधा सीधा ये नोट करिएगा कि आप यहां पे बता देंगे जो स्लाइडन नाम के वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया था, और एक स्लाइडन हो जाएंगे और कौन हो जाएंगे, एक वैज्ञानिक का नाम और यहाँ पे लिख लिया जो आपके श्वान नाम के वैज्ञानिक हो जाएंगे। इन दोनों ने क्या कोशिका सिद्धांत की प्रतिपादन के बारे में बताया। ये दोनों चीजें आपकी अलग है। तो कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन का पूछेगा, आप बताएंगे स्लाइडन, और श्वान का नाम यहाँ पे बताइएगा। अब इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा ये बता दो हमें कि जो सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछ ली जाए, ये बताओ सबसे बड़ी कोशिका आपकी क्या हो जाएगी, तो आप क्या बताएंगे, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोशिका आपकी होती है। क्या बता देंगे यहाँ पे, जो आपका शुतुरमुर्ग, आप यहाँ पे क्या बता देंगे, जो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है,
शुतुरमुर्ग का जो आपका अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे होती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट आपके कोशिका के हो जाते हैं जहां से अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अब ये बताओ अच्छा मधुमक्खी के डंक के इलाज करने के लिए के घोल का उपयोग किया जाता है, किसके घोल का उपयोग आपका यहाँ पे किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका चेन्नई जेडारो में सीधा सीधा पूछा गया था। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसका राइट आंसर कितना टिक करेंगे? सर हम तो ये बता देंगे इसका आंसर क्या, बेकिंग सोडा। किसका यूज करेंगे? बेकिंग सोडा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और आपको मैं नोट करा देता हूं। दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ अच्छा जो आपके मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खियां के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो आपकी ये मधुमक्खियां होती है इनके पालन के अध्ययन को आप क्या कहेंगे? तो इसे कहा जाएगा एपीकल्चर। इसके अध्ययन को क्या कहा जाएगा आप बताएंगे? इसके अध्ययन का आपका एपीकल्चर यहाँ पे कहा जाता है। और दोस्तों अगर यहाँ पे सोडे की बात हो रही, सोडे की बात यहाँ पे हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये एक बार पूछा गया था, जो आपका खाने का सोडा होता है, कौन सा? खाने का सोडा। खाने का सोडा का आप बताओ का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आप ये बता दो, इसका आपका अणुसूत्र यहाँ पे क्या होता है? तो अणुसूत्र दोस्तों इसका क्या बताएंगे आप? बताएंगे NaHCO3। सीधा सीधा आप यहाँ पे बता दीजिएगा। अब इसी के अलावा कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जो आपका धोवन सोडा होता है, क्या होता है? धोवन सोडा होता। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका धोवन सोडा होता है इसका अणुसूत्र क्या होता है धोवन सोडे का, तो दोस्तों आप लोग क्या बताएंगे? आप बताएंगे सीधा सीधा Na2CO3 into 10H2O। ये दोनों नोट करना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके। और दोस्तों एक आपसे पेपर ये भी आता है, जो सिरका होता है, सिरका में कौन सा आपका अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल बताएंगे? इसमें आप बताएंगे आपका एसिटिक अम्ल। इसमें कौन सा अम्ल आपका पाया जाएगा? आप बताएंगे सीधा सीधा कौन सा? इसमें आपका एसिटिक अम्ल सिरका में आपका पाया जाता है। और कभी अगर पूछा जाए तो नींबू का रस होता है, इसमें कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? इसमें आपका साइट्रिक अम्ल। यहाँ पे क्या आप बता देंगे कि इसमें आपका साइट्रिक अम्ल यहाँ पे पाया जाता है। इसमें एसिटिक अम्ल, इसमें आपका साइट्रिक अम्ल आपका यहाँ पे पाया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों मैंने बताए। अगर ये कोई पॉइंट आपका क्लियर ना हो तो वो पॉइंट जरूर याद करना। आज के सेट से 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म यहां से नजर आ जाए। बस जो चीजें बता रहा हूं ध्यान सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था आपका दानापुर जडारो में कि पोलियो के टीके की खोज किसने की? जो आपका पोलियो है इसके टीके की खोज किसने की थी? बस दोस्तों यहाँ पे आप ये काउंट कर लेना कि स्कोर कितना आपका यहाँ पे पहुंच रहा है। तो कभी अगर पूछा गया पोलियो के टीके की खोज किसने की, आप क्या राइट आंसर बताएंगे? आप बताएंगे क्या? जोनास सॉल्क का नाम। क्या? जोनास सॉल्क का नाम बता दीजिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जो पोलियो होता है ये कैसा रोग होता है? विषाणु है, जीवाणु है, फंगी का जो दिए रहते, कैसा आपका रोग हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे? जो आपका ये पोलियो होता है, पोलियो के बारे में क्या बताएंगे? पोलियो आपका एक विषाणु रोग है। कैसा रोग है आप बताएंगे? ये आपका एक विषाणु रोग आपका हो जाएगा। अब पोलियो करता क्या है? पोलियो क्या करेगा? जो आपकी तंत्रिका तंत्र को, पोलियो क्या करता है? जो आपकी तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र को क्या करेगा? क्षति पहुंचाता है। क्या बताएंगे? को क्या बताएंगे? क्षति की आपका पहुंचाता है। और दोस्तों भारत ने मतलब WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी यहाँ पे याद करना है कि जो आपका पोलियो होता है, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए इसका लोगो क्या होता है, इसका इस अभियान का लोगो आपका क्या था, तो यहाँ पे क्या बताएंगे आप? सीधा सीधा क्या बताएंगे? एक बूंद, क्या बता देंगे यहाँ पे? एक बूंद जीवन के लिए। एक बूंद जीवन के लिए। एक बूंद क्या बता देंगे? एक बूंद आप बताएंगे क्या? सीधा सीधा जीवन के लिए। एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट कर लेना। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए
कि पोलियो के लिए भारत में अभियान कब चलाया गया था। भारत में पोलियो का अभियान आपका कब चलाया गया था? तो भारत में ये बता दो पोलियो का आपका अभियान किस वर्ष आपका चलाया गया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या बताएं, 1997 से 1998 में ये अभियान आपका वहां पे चलाया गया था। तो ये पोलियो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप रिवीजन करते हुए चलिएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाला कवक होता है, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाला कवक क्या होता है? बंगलोर जिडारो में जब आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताएं क्या? एस्पराजिल क्या दिया गया? जो आपका एस्पराजिलस दिया गया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका एक पॉइंट यहाँ पे ये भी याद करना कि जो आपका एस्पराजिलस होता है ये कवक आपका एफ्लेक्टोकिस उत्पन्न या आपका करता है, और ये आपका कार्सिनोजेनिक है। ये मानव जाति में कैंसर का कारण भी आपका ये वहां पे हो सकता है। तो ये सारे ये आप पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों एक चीज मैं और यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने नोट्स मुझसे ले रखे, आप घर बैठ के वो कंप्लीट नोट्स तैयार करो, जिसमें कि मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो मैंने कंप्लीट नोट्स दिए, आप वो एक बार नोट्स तैयार करो। जो ये नोट्स किन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट यहाँ पे रहेंगे? अगर आपने 1-2 साल पेपर दे चुके हैं आर्मी नर्सिंग के लिए, बस आप घर बैठ के ये सारा कुछ तैयार करो, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको दिख जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे ये चीज पता है कि एग्जाम में क्या क्या वहां पूछा जाता है। तो उसी के हिसाब से ये सारे नोट्स आपको बनाए गए, आप तैयार करके पेपर देने जाओ, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे नजर आ जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई बच्चा पहली बार मान लो उसने इंटर किया और पहली बार एज हो रही और पहली बार फॉर्म वहां पे अप्लाई कर रहा है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, और उसे ये बात नहीं पता सर हम कौन से टॉपिक में क्या चीज पढ़े जहां ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते, तो इसके लिए दोस्तों जो अपना बैच है ना, जो अपना एप्लीकेशन सीधा सर्च करेंगे एनए वाला, ये जो एप्लीकेशन आएगा जहां पे ये बैच जो आपका शो कर रहा है, इस बैच को ज्वाइन कर ले, जहां में आपको जो आपके टॉपिक होते हैं उनमें केवल हम मेन पॉइंट वही आपको पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ताकि आप कम समय में अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई कर सके। बस जो चीजें जैसी एग्जाम तक मैं आपको बताता चलो वैसे आप फॉलो करते चलो, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे दिख जाएंगे। इसके अलावा ना तो कुछ आपको पढ़ना है ना तो कहीं पे जाना, बस एग्जाम तक 2-3 महीने में जैसे बता रहा हूं वैसे अब तैयारी कर लो, आपके एग्जाम सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको नजर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ निम्न में से कौन सा सवाल परपोषी होता है? तो परपोषी सवाल हमसे यहां पूछा जा रहा है। भाई देखो कमेंट में नहीं पढ़ रहा हूं, इसके लिए आप लोग परेशान ना होइए, आप ये सोल्यूशन देखो क्या इसके आंसर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम के लिए इतना टाइम अब आपके पास नहीं, मैं अगर आपके कमेंट भी यहाँ पढ़ूंगा केवल ये वीडियो लंबी चली जाएगी वहां पे। तो हम चाहते हैं कि क्लास आपको सारे जितना टाइम आप ना दे हमें, उतने में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही वो बताऊं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पूछा गया ये बताओ कौन सा परपोषी शैवाल है? तो दोस्तों जो आपका ये सिफेल्यूरस दिया जा रहा है, क्या सिफेल्यूरस दिया जा रहा है, ये ऑप्शन सी, ये क्या आपका परपोषी शैवाल आपका यहाँ पे ये आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये सेफ्यूलुरस यहाँ पे दिया जा रहा है, ये आपका वेरिसंस वर्ग यानी क्लोरोफाइनी के सदस्य आपके होते हैं, और इसी के कारण क्या होता है, जो चाय की पत्तियां का रट कैसा होता है, रस्ट रोग आपका हो जाता है। और इसी के कारण क्या होता है, जो चाय की पत्तियां होती है उसमें आपका कौन सा रोग हो जाता है, वो आपका होता है रस्ट रोग। कौन सा रोग होता है? रस्ट रोग आपका वहां पे हो जाता है। तो कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चाय की पत्तियों में जो आपका रस्ट रोग होता है ये किसकी वजह से होता है, आप बताएंगे ये आपका सिफेल्यूरस की वजह से ही आपका उसमें रस्ट रोग आपका वहां पे हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि भारतीय ब्रायोलॉजी के पितामह का सम्मान निम्न में से किसे दिया जाता है, यानी किसे दिया जाता है, ये यहां पूछा गया। ये 4 ऑप्शन बताओ, राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा। ये जालंधर जडावरा में सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताएंगे, यहां बताएंगे क्या, प्रोफेसर SR कश्यप। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहां पे आपका हो जाता है।
और दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दो पॉइंट और यहाँ पे आप ये नोट कर लेना कि जो आपके डीडी पंत है, जो आपके प्रोफेसर डीडी पंत है, इनके बारे में एक पॉइंट ये आप यहाँ पे ये नोट कर लेना कि इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें आपका जिम्नोस्पर्म, इन्हें क्या कहा जाएगा, इनमें ये लिखना आप क्या, आप नोट करिएगा सीधा सीधा, इन्हें जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण किया इन्होंने, क्या किया, इसका आपका वर्गीकरण इन्होंने किया था, इसका वर्गीकरण इन्होंने किया था, यानी जिम्नोस्पर्म का इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण इन्होंने किया था। एक पॉइंट ये याद करना। और दोस्तों जो इसके बाद जो केसी मेहता का नाम दिया जाए, जो आपका केसी मेहता लिखा, अगर इनका कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो इन्हें क्या बताएंगे, इनके बारे में एक पॉइंट ये आप ये याद रखिएगा कि प्लांट पैथोलॉजी के, प्लांट क्या लिखेंगे यहाँ, प्लांट पैथोलॉजी के जनक कहा जाता है। प्लांट पैथोलॉजी के जनक कौन कहा जाता है, ये प्रोफेसर केसी मेहता को कहा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन प्लांट पैथोलॉजी के जनक पूछा जाएगा, आप केसी मेहता का नाम बताइएगा। और इसके बाद जो प्रोफेसर डीडी पंत के बारे में क्या याद करेंगे, इसमें याद करना इन्हें क्या कहा जाएगा, जो आपका क्या कहा जाएगा, जो इनका जो आपका जो जिम्नोस्पर्म है, इसका वर्गीकरण इन्होंने किया था, यानी डॉक्टर डीडी पंत ने आपका जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण किया। ये दोनों आपके ये पॉइंट आपके एग्जाम में दोनों पूछे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अगला जो सवाल आता, अच्छा ये बताओ हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र के भित्तियों में से आपका द्रुततम गति से अवशोषित होगा। दोस्तों यहां मैं जितने पॉइंट करा रहा हूं आप याद करना, मैं यकीन लो आप जब सीधे सीधे क्वेश्चन यहां दिखेंगे, दो क्वेश्चन कंफर्म यहां पे होने वाले, बस जो पॉइंट मैं बता रहा हूं सारे ध्यान से आप यहां पे नोट करते हुए चलिएगा। अब दोस्तों ये आपका अंबाला जडारो में जब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, आप बताएंगे क्या, विष के रूप में लिया गया, किसके रूप में लिया गया, विष के रूप में लिया गया। यहाँ DDT आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों इसी संकुचन के कारण ही दोस्तों क्या होता है, आप जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्या होती है, मृत्यु वहां पे आपकी हो जाती है। तो ये सारा पॉइंट इसका नोट कर लें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है तंबाकू में निहित है। अब बताओ तंबाकू में क्या निहित होता है, कैफीन होता है, कोडीन होता है, निकोटीन होता है या मार्फिन होता है। तो तंबाकू में क्या आपका यहाँ पे होगा, ये हमसे यहाँ पूछा जाता है। तो ये सभी को पता ही है कि जो तंबाकू होता है, तंबाकू में आपका क्या होता है, आप बताएं, इसमें आपका निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाए, ये जो आपका मार्फिन दिया गया, मार्फिन किसमें आपका होता है, तो मार्फिन किसमें होगा, आप बताएंगे अफीम होता है। आप क्या बता देंगे यहाँ पे, जो आपका ये अफीम होता है, अफीम में क्या हो जाएगा, अफीम में होता है आपका मार्फिन होता है। और इसके अलावा जो आपकी कॉफी में क्या होता है, कैफीन। जो कैफीन किसमें होता है, आप बता देंगे, जो आपकी कॉफी होती है, कॉफी में क्या होता है, कैफीन आपका यहाँ पे होता है। ये सारे पॉइंट भी याद करना कि आपका पूछा जाए मार्फिन किसमें होता है, आप बताएंगे अफीम में होता है, कैफीन किसमें होता है, आपका ये कॉफी में पाया जाता है। निकोटीन किसमें पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है, तंबाकू में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका चेन्नई जडारो में सीधे सीधे पूछा गया था। अब इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये बताओ अच्छा, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। यानी कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे समूह संबंधित है, वो समूह किससे संबंधित आपके हैं, ये यहां पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बता देंगे, जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे, सर हम तो इसको थैलोफाइटा बताएंगे। क्या होता है, थैलोफाइटा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, वो क्या होते हैं, थैलोफाइटा समूह से संबंधित आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और दोस्तों कभी आपसे यहाँ पे दो तीन पॉइंट और नोट करना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक ये पूछा गया था, कभी आपका ये पूछा जाए जो आपकी बैक्टीरिया होती है, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बता दो जो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो आप क्या बताएंगे, सर हम तो यहाँ पे क्या बताएंगे, आप बताएंगे लुईन हॉक का नाम। किसका नाम बताएंगे, आप बताएंगे लुईन हॉक का नाम आप यहाँ पे बता देंगे। और इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ तो जो ब्रायोफाइटा होता है,
ब्रायोफाइटा को क्या कहा, जो ब्रायोफाइटा आपका दिया जा रहा, ब्रायोफाइटा क्या कहेंगे, ब्रायोफाइटा को उभयचर या आपका एम्फीबियन भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, इसे आपका उभयचर, इसको किस नाम से आप जानेंगे, आप बताएंगे, इसको हम जानेंगे उभयचर नाम से भी आपका ये यहाँ पे आपका जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे नोट करना। और दोस्तों जो आपका ब्रायोफाइटा होता है ना, ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण समूह आपका यहाँ पे ये हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो आपका थैलोफाइटा में क्या होता है, संवहनी ऊतक नहीं पाया है। कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपके संवहनी ऊतक है ये किसमें नहीं पाए जाते, आप बताएंगे जो आपका थैलोफाइटा होता है इसमें आपकी जो संवहनी ऊतकें होती हैं ये यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बैक्टीरिया का पता सबसे पहले किसने लगाया, तो आप बताएंगे लुइनहॉक ने सबसे पहले वहां पे लगाया था। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण क्या है। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम चरण है आपका ये क्या है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश संश्लेषण जो आपका प्रथम चरण होता है ये आप क्या बताएंगे, ये बताइएगा कि पराहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। ऑप्शन डी आप इसका राइट आंसर यहां बता दें। क्या राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहां पे ये एक चीज ये ध्यान रखना कि जो प्रकाश के प्रथम चरण में पराहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजना आपके यहाँ पे होता है। और प्रकाश संश्लेषण में आपके जो आपके डार्क रिएक्शन जो आपके क्लोरोफिल में पाए जाने वाले स्ट्रोमा से संपन्न आपका यहाँ पे ये हो जाता है। और जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है और यह केवल आपका हरा रंग का होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में आपका सहायक वहां पे होता है। ये कुछ पॉइंट यहाँ पे और ध्यान लिखना कि इसके बारे में जरूर याद करना। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या एक पॉइंट ये जरूर याद करना यहाँ पे, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है ये नोट कर लेना कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें मुख्यतः आपका ये कहां पाया जाएगा, कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाएगा, आप बताएंगे ये आपका मुख्यतः पत्तियों में आपका ये पाया जाता है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट हो ये पत्तियों में पाया जाता है और यह केवल हरा रंग का होता है। जो क्लोरोप्लास्ट का रंग कभी पूछा जाएगा आप बताएंगे आपका हरा रंग का होता है। अब यह प्रकाश संश्लेषण में आपका सहायक होता है। जो प्रकाश संश्लेषण जो वहां पे क्रिया होती है ये क्लोरोप्लास्ट वहां पे आपका सहायक होता है। ये क्लोरोप्लास्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ चाहे हाल ही में लुप्त पक्षी कौन है, कौन सा पक्षी ऐसा है जो अभी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा, जो आपका लुप्त हो चुका है, इन 4 ऑप्शन बताओ। और ये बंगलोर जडारो में अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन वहां पे हुआ था ये यहाँ पूछा गया था। तो इसका आप राइट आंसर कितना बता देंगे, सर हम तो इसका बताएं क्या, डोडो पक्षी जो है, कौन सा पक्षी हो जाएगा, डोडो पक्षी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका डोडो पक्षी है ना ये कहाँ पे आपका पाया जाता था, तो आप क्या बताएंगे, ये पक्षी आपका मॉरिशस में कहाँ पाया जाता है, ये पक्षी आपका मॉरिशस में आपका ये वहां पे पाया जाता था। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। अगर ये क्वेश्चन पूछे कौन से संघ में आता, अगर इसका संघ पूछ लिया जाता है कौन से संघ में आता है, तो आप क्या बताएं, क्या बताएं इसका कार्डा जो संघ है हमें ये आपका वहां पे आपका ये हाँ जाता है। और दोस्तों जहां पे आर्कियोप्टो जो आपका दिया जा रहा है, यहाँ पे आर्कियोप्टोरिक्स जो दिया जा रहा है को पक्षी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी वहां पे आपका कहा जाता है। तो दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाए जो आपका आर्कियोप्टोरिक्स यहाँ पे दिया जा रहा है ये क्या होता है, इसके बारे में एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करना। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जो आपके पक्षी होते हैं, क्या होते हैं, जो पक्षी होता है। और इसके बाद जो आपके सरीसृप होते हैं, पक्षी हो गया, फिर बताएंगे आपका जो सरीसृप होता है, इन दोनों के बीच की क्या होती है, कड़ी को कहा जाता है। इन दोनों के जो बीच की कड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, आर्कियोप्टोरिक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताओ पक्षी और सरीसृप के बीच की जो कड़ी होती है इसको क्या कहा जाता है, आप क्या बताएं, उसे आपका आर्कियोप्टोरिक्स वहां पे कहा जाता है। तो ये पॉइंट इसका यहाँ पे ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है।
अगले क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये बताओ अच्छा निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? सबसे ज्यादा पैर किसके? मकड़ी के हैं या सहस्त्रपाद के हैं, गोजर के हैं, व्याध पतंग के हैं? अंबाला जटावरा में ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका राइट आंसर वहां पे आपका क्या किया गया था? ये किया गया जो सहस्त्रपाद दिया जा रहा है, यानी जो आपका मिलीपीठ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों ये आपका जो कीट वर्ग होता नहीं आपका आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। तो कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका कीट वर्ग है, जितने भी आपके कीट वर्ग में आपके जीव आते हैं, ये सारे इसमें आपके आते हैं, ये आपके आएंगे आर्थ्रोपोडा, ये किसमें आपके आ जाएंगे? सारे सारे आर्थ्रोपोडा संघ में आपके ये आ जाएंगे। आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है इसी में सारे आपके ये आ जाते हैं। यानी जो आपके आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी के देह गुफा और आपका हिमशिली कहलाती है। और कीटों में ये आपके होते 6 पाद व 4 पंख वहां पे होते। कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके कीट होते हैं, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो कीट आपके होते, आप क्या बताएं? यहाँ पे क्या बताएंगे? एक चीज ये बताना कि इनमें क्या होता है? 6 पाद, 6 पैर, और क्या बताएंगे? 4 पंख, और क्या बताएंगे आप यहाँ पे? और बताएंगे 4 पंख यहाँ पे होते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछा गया जो कीट होते हैं पैर कितने होते हैं, आप बताएंगे 6 पैर होते हैं। अगर पूछा पंख कितने होते हैं तो आप बताएंगे 4 पंख वहां पे होते हैं। और इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करना, जो पेपर एक ये पूछा गया था, जो आपका काकरोच होता है, अगर कभी काकरोच का अगर ये एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया कि काकरोच का जो आपका हृदय होता है, काकरोच का क्या याद करेंगे यहाँ पे? काकरोच का जो आपका हृदय होता है इसमें कितने कक्ष होते हैं? आप क्या बताएंगे? इसमें आपके टोटल 13 कक्ष यहाँ पे आपके ये हो जाते हैं। तो काकरोच वाला भी याद करना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। और ये कीट वाला भी आप याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो कीट वर्ग होता है ये किस संघ में आता है ये भी याद करेंगे। जो संघ वाला आपके 2 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संघ वाले जितने भी आपके आते हैं सारे आप वहां पे याद करना। जैसे आपका आर्थ्रोपोडा होगा, जो सरीसृप में आते हैं, मत्स्य में आते हैं, वो सारे आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये बताओ अच्छा जो लीमर होता है, लीमर क्या है? अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि लीमर क्या आपका होता है, तो लीमर में आप क्या बताएंगे? लीमर क्या आपका हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे? लीमर होता है आपका क्या? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। लीमर आपका क्या है? ये मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। ऑप्शन नंबर डी आप इसका राइट आंसर यहाँ पे आप बता देंगे। और दोस्तों जो आपका मेडागास्कर है ना, ये कहाँ पे स्थित है? जो आपका ये मेडागास्कर ये कहाँ पे स्थित आप बताएंगे? ये आपका हिंद महासागर जो आपका वहां पे ये आपका स्थित हो जाएगा। और मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए जो मेडागास्कर होता है ये हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप आपका हो जाएगा। और लीमर यहाँ पाए जाने वाला आपका एक जानवर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? अब बताओ अच्छा इनमें से कौन सा सरीसृप वर्ग से नहीं? मगरमच्छ होगा, मेढक होगा, सांप होगा, कछुआ होगा। अब बताओ इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर कितना बताएंगे ये आप बता दीजिएगा, मेढक। जो ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि तो कुछ दोस्तों जो आपका मेढक होता है ना ये किस में आता है? ये आपका उभयचर में आता है। मेढक किसमें आता है? ये आपका उभयचर में आपका आ जाएगा। यानी कि एम्फीबिया वर्ग के प्राणी ग्रीष्म एवं शीत में निष्क्रियता आपके यहाँ पे होती है। और जो सरीसृप के वर्ग के प्राणी होते हैं ये थल पर क्या होता है? रेंकर वहां पे चलते हैं। अब कभी ये जो आपके सरीसृप जितने प्राणी आपके आते हैं ना ये कहाँ पे चलते हैं? आप बताएंगे ये कहाँ पे चलेंगे? ये आपका रेंकर चलते हैं। यानी जो थल पर कैसे चलेंगे? रेंकर आप ये चलते, जैसे आपका मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, कछुआ होगा, आप सांप को देखा वो रेंगते हुए चलता है, वो क्या होता है? सरीसृप प्राणी आपका वहां पे आपका हो जाता है। और कभी अगर आपसे इनमें से एक चीज ये याद रखना, एक ये भी पॉइंट याद कर लेना, इनका अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका जो अंतः कंकाल होता है, अंतः कंकाल किसका बना होता है? आप बताएंगे अस्थि यानी हड्डी का बना होता है। इनका अंतः कंकाल किसका बना होता है? ये हड्डियों का बना होता है। अगर आपको ये लगे भाई ये रेंग के चलते इनमें कुछ हड्डियां नहीं, तो हड्डियां उनमें होती है, उनका अंतः कंकाल आपका हड्डियों का बना हुआ होता है। अब इसके बाद दोस्तों जो अपना अगला सवाल आता है इसमें ये पूछा गया, ये बताओ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन
यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ पे होता है ये आपसे पूछा गया था। जब चेन्नई जडारो में ये क्वेश्चन आया था तब आप इसका राइट आंसर कितना बता दें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यानी यकृत तथा पेशियों में। क्या बताएंगे? यकृत तथा पेशियों में, इसका आप राइट आंसर यहाँ बता दीजिएगा। और दोस्तों जो आपका ये यकृत है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, यहां से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी दोस्तों जो आपका ये यकृत है, इसके बारे में कई सारे चीजें आप याद कर लेना, यहाँ बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे। अगर पहला पॉइंट ये याद करना, जो आपका यकृत होता है ये बताना ये सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि है। क्या बताएंगे आप? यहाँ पे सीधे सीधे ये पॉइंट नोट करना कि ये सबसे बड़ी आपकी बहिस्रावी, आपकी सबसे बड़ी आपकी बहिस्रावी आपकी ये यहाँ पे ग्रंथि हो जाएगी। एक पॉइंट ये याद करना। और दोस्तों कभी भी आपका जो यकृत होता है, जो आपका लीवर होता है, इसमें कोई भी एक गड़बड़ी आपकी होती है तो कौन सा रोग आपको हो जाता है? आप बताएंगे हमें पीलिया रोग। कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको पीलिया रोग यहाँ पे हो जाता है, पीलिया रोग। इसी में कोई गड़बड़ी होती है, पीलिया रोग आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका यकृत होता है ना, कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पित्त रस होता है, पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है? आप यहीं पे बताएंगे जो आपका पित्त रस होता है, पित्त रस का निर्माण भी आपका यकृत में होता है। और जिससे क्या होता है, इसी में आपका यूरिया का निर्माण भी करता है। जो आपका यकृत होता है ये आपका यूरिया का निर्माण भी करता है। अगला क्या बताएंगे? यहां से आपका क्या, यूरिया का निर्माण भी आपका यहाँ पे होता है। एक पॉइंट ये भी आप यहाँ पे याद कर लेना। और कभी अगर यूरिया का सूत्र आपसे पूछा जाए, आप क्या बताएंगे? यहाँ पे NH2 का होल ट्वाइस और क्या बताएं CO, ये आप यहाँ बता देना, आपका यूरिया का सूत्र आपका हो जाता है। फिलहाल ये चीज यहाँ पे याद करो कि आपका यूरिया का निर्माण होता है। अभी जितने आपके रासायनिक सूत्र वो सारे मैं आगे आपको यहाँ पे करा दूंगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आप ध्यान से पढ़ लेना। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। अब यहाँ दोस्तों आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। केमिस्ट्री टोटल आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और तो पहला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री क्या आता है? अच्छा ये बताओ, सीसा और टिन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है? जो आपका सीसा हो गया और टिन हो गया, इसकी जो मिश्रित धातु है इसको क्या आपका कहा जाता है? ये कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आप बताएंगे भाई सोल्डर। हम तो बताएंगे सोल्डर इसका राइट आंसर। क्या बता देंगे? सोल्डर आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका सीसा और टिन की जो मिश्रित धातु को सोल्डर यहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो आपका ये सोल्डर होता है, क्या बताएंगे आप? जो आपका ये सोल्डर होता है ना, सोल्डर में क्या होता है? जो आपका पहले क्या होता है, जो आपका टिन होता है, एसएन होता है, ये आपका 67% यहाँ पे होता है। इसके बाद जो आपका लेड होता है ये आपका होता है 33% यहाँ पे होता है। तो आप क्या बताएंगे? जो सीसा और टिन होता है इसका मिश्रण आपका सोल्डर कहलाता है। सीसा का मात्रा आपका 67% है और लेड का 33% आपको यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, जो टाइप मेटल आपका होता है, आपने ये भी नाम सुना होगा कभी, टाइप मेटल। अब टाइप मेटल का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। अब बताओ जो टाइप मेटल होता है ये किसका मिश्रण वहां पे आपका होता है? तो टाइप मेटल में आप क्या क्या बताएंगे? देखो एक तो आप क्या बताएंगे, लेड, यानी पीबी आप यहाँ बता दे रहे हैं कितना होता है, ये आपका 82%, कितना जो 82% हो जाएगा। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 15% हो जाएगा। अब इसके बाद जो यहाँ पे सीसा कितना हो जाएगा? ये आपका जो एसएन हो गया ये कितना हो जाता है? आपका 3% यहाँ पे आपका ये हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका जर्मन सिल्वर होता है, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर में क्या क्या आपका पाया जाता है? तो इसमें जो आपका कापर होता है, कापर आपका 60% होता है। इसके बाद जो आपका जिंक होता है, जिंक यहाँ पे आपका 20% इसमें आपका होता है। इसके बाद जो आपका निकिल होता है, निकिल का परसेंटेज क्या होता है? आपका 20% यहाँ पे आपका होता है। और जो दोस्तों ये आपका पीतल दिया गया, जो कापर दिया जा रहा है, अगर इसका जो पीतल होगा, ठीक है, पीतल में क्या क्या होता है? पहले एक ये याद करो कि जो आपका पीतल होता है, पीतल में किसका मिश्रण होता है? इसमें आप बताएंगे एक तो आपका कापर होता है और इसमें बताएंगे क्या आपका एक जिंक होता है। क्या होता है? जिंक होता है। तो कापर का परसेंटेज क्या होता है? इसमें आप बताएंगे 70% तो कापर होता है और जिंक में क्या बता देंगे? इसमें आपका 30% यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक और याद करना जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी आपसे कांसा का पूछ लिया जाए तो यहाँ पे क्या बताएंगे? आप बताएंगे कापर इसमें आपका होता है
90% कॉपर यहाँ पे होता है और इसके वजह शीशा होता है, ये आपका होता है आपका 10% आपका ये होता है। दोस्तों ये कुछ मैं अपने पॉइंट वो नोट कराएं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये बताओ, अच्छा ऐसे एग्जाम में आएगा कि जर्मन सिल्वर में सबसे ज्यादा क्या आपका पाया जाता है, तो आप क्या बताएं जर्मन सिल्वर में सबसे ज्यादा हमारा कॉपर पाया जाता है। या फिर ये बताओ अच्छा जो आपका पीतल होता है, पीतल में सबसे ज्यादा किसका मिश्रण होता है, तो पीतल में क्या बताएंगे सबसे ज्यादा आपका कॉपर होता है, यानी 70% पीतल में तो आपका कॉपर ही वहां पे पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम में अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है, अच्छा ये बताओ साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है, तो कौन सा एल्कोहल आपको यहाँ पे हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जब आपका जालंधर जडार में पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप बता दीजिए, ग्लिसरॉल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपका ग्लिसरॉल होता है साबुनीकरण में प्राप्त आपका एक उत्पादक आपका ये यहाँ पे आपका हो जाता है। और यह आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ये कैसा एल्कोहल होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल आपका ये यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक ये चीज याद करना कि जो आपका मिथाइल एल्कोहल है, जो आपको ये मिथाइल एल्कोहल यहाँ पे दिया जा रहा है, इसको कास्ट स्पिरिट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है आप यहां बताएंगे, क्या इसे कास्ट स्पिरिट कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसे कास्ट स्पिरिट के नाम से आपका जाना जाता है। अब इसका सूत्र कभी अगर पूछा जाए तो इसका सूत्र क्या बता देंगे, CH3OH, इसका सूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये इथाइल एल्कोहल दिया जा रहा है, इथाइल एल्कोहल को आपका अनाज एल्कोहल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका अनाज एल्कोहल। इसे क्या कहा जाएगा, इसे अनाज एल्कोहल के नाम से ये आपका जाना जाता है। और कभी इसका ये सूत्र पूछा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा आप बताएंगे, C2H5OH, ये इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करें, शराब का जो मुख्य घटक होता है ये आपका इथाइल एल्कोहल ही होता है। कि जो शराब में सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, शराब का ये आपका मुख्य घटक है, मुख्य आपका ये घटक भी आपका यहाँ पे हो जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका एक अगला क्वेश्चन बंगलोर जडौर में पूछा गया था, ये बताओ अच्छा जो आपका पामिटिक अम्ल कौन सा है, पामिटिक अम्ल कौन सा है, ये यहाँ पूछा गया। इन 4 ऑप्शन बताना है कि पामिटिक अम्ल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो कभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, ये बताएंगे C15H3 आपका COH, क्या बताएंगे आप सीधा सीधा बताएंगे क्या, C15H31 और COOH, ये आप बता दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है पामिटिक अम्ल आपको यहाँ पे हो जाता है। अब इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, इसी के द्वारा आपका होता है, इसके द्वारा क्या हो जाएगा आप बताएंगे, साबुन का निर्माण। इसके द्वारा क्या आपका होता है, जो साबुन का निर्माण इसी के द्वारा आपका वहां पे किया जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका साबुन होता है, ये बताओ अच्छा साबुन का सूत्र, अब ये बताओ साबुन का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या बताएंगे आप, C17H35 और क्या लिखेंगे CONA, ये क्या हो जाएगा आप साबुन का सूत्र हो जाता है। साबुन जो आपका होता है ये आपका उच्च वसी अम्ल का सोडियम या पोटेशियम का आपका क्या हो जाता है, एक लवण वहां पे आपका हो जाता है। तो पामिटिक अम्ल आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, पामिटिक जो आपका अम्ल होता है इससे साबुन का निर्माण होता है। साबुन का सूत्र भी याद कर लेना। और साबुन क्या होता है, ये आपका उच्च वसी अम्ल का सोडियम या पोटेशियम आपका ये वहां पे लवण आपका ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ एक सुक्रोज अणु में कार्बन परमाणु कितने होते हैं, जो आपका एक सुक्रोज अणु होता है कार्बन परमाणु कितने आपके यहाँ पे होते हैं, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, आप बताएंगे 12, क्या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। कभी दोस्तों अगर ये पूछा जाए जो आपका सुक्रोज अणु होता है, अच्छा ये बताओ इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप क्या बताएंगे, C12H22O11, ये क्या हो जाएगा इसका आपका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बता दो आप कि जो आपका फ्रक्टोज होता है, क्या पूछा जाए जो आपका फ्रक्टोज होता है, तो फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र बताओ।
जो फ्रक्टोज होता है इसका रासायनिक सूत्र बता दो। क्या आप बताएंगे? आप बताएंगे C6H12O6, ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका माल्टोज होता है, माल्टोज का रासायनिक सूत्र बता दीजिए, तो क्या बताएंगे आप? C12H22O11 आप यहां बता दीजिएगा। और दोस्तों जो आपका सुक्रोज के जल अपघटन से आपका ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज आपका बनता है, और शहद का प्रमुख घटक भी आपका फ्रक्टोज होता है। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो आप क्या इसका नाम बताएंगे? फ्रक्टोज का। शहद का क्या बता देंगे आप यहाँ पे? शहद का प्रमुख घटक भी यही, शहद का प्रमुख घटक ये आपका यहाँ पे हो जाता है। तो अगर पूछा गया जो शहद होता है किस वजह से मीठा होता है, तो आप क्या बताएंगे? उसमें जो फ्रक्टोज की वजह से वो आपका मीठा वहां पे होता है, क्योंकि जो आपका शहद होता है उसमें जो आपका फ्रक्टोज होता है ये इसका मुख्य घटक वहां पे होता है, सबसे ज्यादा आपको यही वहां पे पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये अगला क्वेश्चन आता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र बताओ, क्या आपका हो जाएगा? तो आप बताओ यूरिया का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, क्या हमारा हो जाएगा? तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या बताएंगे आप? बताएं क्या बताएं? कार्बामाइड। हम क्या बताएं? कार्बामाइड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो कभी अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ, अच्छा जो आपका ये यूरिया होता है, यूरिया के बारे में कुछ पॉइंट आप यहाँ पे ये नोट कर लेना। जैसे पहला पॉइंट ये बताओ, अच्छा यूरिया का सूत्र आपका क्या होता है? यूरिया का बताओ पहले सूत्र आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे? आपका NH2CO NH2, ये आपका यूरिया का सूत्र यहाँ पे आपका हो जाएगा। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, जो आपका यूरिया होता है, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? इसमें 46% आपका नाइट्रोजन आपका होता है। और दोस्तों जो आपका ये यूरिया होता है ना, ये आपका रंगहीन गंधहीन पदार्थ है। तो कभी अगर पूछा जाए यूरिया का रंग कैसा होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? ये आपका रंगहीन और इसमें कोई गंध भी आपकी नहीं होती, यानी गंधहीन आप यहाँ पे लिख लेना कि रंगहीन गंधहीन आपका पदार्थ यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन, अगर एक पॉइंट ये भी याद करना है कि जो मानव मूत्र में यूरिया होता है, जो वायुमंडल में संपर्क कर अमोनिया में परिवर्तित आपका हो जाता है, तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हम आपका मानव मूत्र होता है उसमें जो यूरिया होता है ये जो वायुमंडल जैसे संपर्क में आता है ये किसमें परिवर्तित आपका हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? तब ये किसमें देखो यहाँ पे सीधा पूरा ही लिख लें, क्योंकि ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप सीधा सीधा ये याद रखिएगा, जो आपका मानव मूत्र, क्या लिखेंगे? जो आपका मानव मूत्र में यूरिया होता है, मानव मूत्र में जो आपका यूरिया होता है, मानव मूत्र जो आपका यूरिया होता है जो वायुमंडल के संपर्क में आके, क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो वायुमंडल, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो वायुमंडल के संपर्क में आकर ये किसमें आपका बदल जाता है? आकर किसमें बदल जाएगा? ये आपका अमोनिया किसमें बदल जाएगा? ये आपका बदल जाएगा अमोनिया में। किसमें बदल जाएगा? आपका अमोनिया में बदल आपका जाता है। और कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका अमोनिया होता है, कि अमोनिया का सूत्र बताओ क्या होता है, तो अमोनिया का सूत्र आप क्या बताएंगे? इसका सूत्र आपका NH3 यहाँ पे होता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये यूरिया के बारे में कुछ मैंने वो पॉइंट बताए जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे पॉइंट आप नोट करना। अगर ये पूरा सेट कंप्लीट करते, ये मान लो 2 क्वेश्चन कम से कम आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल आता है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। ये जब आपका दानापुर जडारा में क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ कौन सा कार्बन का आपका यौगिक नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? इसमें जो आपका हीरा है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? जो आपका क्या बताएंगे? जो आपका हीरा होता है, आप क्या बता देंगे? ये आपका कार्बन का यौगिक नहीं आपका होता है, क्योंकि आपका हीरा और ग्रेफाइट होते ये कार्बन के अपरूप होते हैं। क्या होता है? जो आपका कार्बन होता है ना, कार्बन क्या बताएंगे? जो आपका एक क्या बताएंगे? एक जैसे आपका हीरा हो गया, या फिर आपका जो ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट आपको
ये दोनों क्या होते हैं, ये कार्बन के अपरूप होते हैं। ये क्या होते हैं, दोनों दोनों आपके कार्बन के अपरूप आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और दोस्तों जो आपका ये हीरा होता है ना, हीरा क्या होता है, ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा हीरा कैसा होता है, आप बताएंगे ताप और विद्युत दोनों का आपका ये कुचालक यहाँ पे हो जाता है। और कभी अगर आपसे हीरा का ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ, अच्छा जो आपका हीरा होता है इसका अपवर्तनांक, हीरे का ये बता दो, अच्छा अपवर्तनांक कितना आपका होता है। तो इसका अपवर्तनांक बताएंगे आप 2.417 आप यहां बता दीजिएगा। अब यहीं पे अगर हीरे का एक पॉइंट ये लिख लेना, कभी अगर आपका ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ सर आपेक्षिक घनत्व क्या होता है हीरे का, अगर आपेक्षिक घनत्व आपसे इसका पूछ लिया जाता है, ये बताओ कितना हो जाएगा, आप बताएंगे क्या 2.2 आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक ये संगमरमर के बारे में एक पॉइंट ये याद करना, जो आपका संगमरमर होता है चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संगमरमर जो आपने देखा होगा इसका निर्माण कहां से होता है, तो इसका निर्माण आप कहां से बताएंगे, इसका निर्माण आपको जो चूने का पत्थर होता है, कहां से, चूने का पत्थर, चूने के पत्थर से इसका आपका निर्माण आपका यहाँ पे होता है। और कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए इसका सूत्र बता दो क्या होता है, आप बताएंगे CaCO3, इसका सूत्र यहाँ पे आपका ये हो जाता है। और दोस्तों जो आपका डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट के बारे में एक पॉइंट ये याद करना है कि डोलोमाइट आपका कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का अयस्क है। तो डोलोमाइट क्या हो जाएगा, डोलोमाइट वाले में आप क्या याद करेंगे, इसमें आप एक पॉइंट ये याद करना कि जो आपका कैल्शियम है, एक ये याद कर लेना यहाँ पे कैल्शियम, क्या याद कर लेना यहाँ पे कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम, और यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम लिख लेना, और यहाँ पे ये लिखना कि जो आपका मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, ये आपका अयस्क यहाँ पे हो जाता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके सूत्र क्या आपके हो जाएंगे, कि जैसे कि जो कैल्शियम कार्बोनाइट हो गया, आपका जो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ये क्या हो जाएगा, इनके आपके ये आपके इनके सूत्र यहाँ पे आपके हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट आप नोट करना, जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है, तो दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज आपके यहाँ प्राप्त होगा, ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे जो आपका तांबा होता है, ये आपका कहाँ दरारों से एवं परतों से आपका ये यहाँ प्राप्त आपका किया जाता है। तो क्या राइट आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों कभी अगर आपसे जो तांबा होता है, जो आपका कापर होता है, जो आपका कापर होता है, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कापर होता है इनके अयस्क कहाँ, इनके अयस्क का नाम पूछ लिया जाए कि आखिर इनका अयस्क क्या क्या आपका है, तो आप क्या बताएंगे, एक तो आप ये बताना जैसे आपका चैल्कोपाइराइट, पहला क्या आप बताएंगे, पहला आप ये बता दीजिएगा क्या, चैल्कोपाइराइट, राइट, एक आप ये नाम बता दें। इसका सूत्र अगर पूछा जाता है आप क्या बताएंगे, ये बताएंगे CuFeH2 यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में आप क्या याद करें, जैसे आपका कैल्कोसाइड, एक नाम आप ये बता देना क्या, कैल्को, ये इनके अयस्क यहाँ पे आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैल्कोसाइड बताएंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Cu2S आप यहाँ बता देंगे। इसके बाद तीसरा आप ये याद करना जो आपका क्यूप्राइट होता है, क्या होता है, क्यूप्राइट होता है, इसका सूत्र क्या बता देंगे आप, जो आपका CuTO आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद एक और आप ये बता देना क्या, जो आपका क्या मैलेकाइट होता है, क्या होता है आपका मैलेकाइट। अब मैलेकाइट का रासायनिक सूत्र क्या बता देंगे, आप बताएंगे क्या, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस यहाँ पे आप बता देंगे। इसके बाद एक और आप ये नोट करना, जो आपका एजुराइट होता है, क्या होता है आपका एजुराइट का क्या बता देंगे आप, यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका CuCO3 इंटू Cu और आपका OH का होल ट्वाइस यहाँ पे हो जाएगा। ये सारे क्या होता है, कॉपर के अयस्क आपके यहाँ पे हो जाते हैं। सारे पॉइंट यहाँ पे आप ये नोट कर लीजिएगा, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कॉपर जो आपके अयस्क होते हैं ना, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आता है इस्पात में कार्बन का परसेंटेज बताओ क्या आपका होता है। जो आपका इस्पात होता है इसमें कितना कार्बन आपके यहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या बताएं, इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है आपका 0.5 से लेके 1.5 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आप राइट आंसर यहाँ पे बता देना।
दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ जो सबसे शुद्ध, अगर ये पूछा जाए कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा है, सबसे शुद्ध लोहा अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अशुद्ध लोहा भी बता दो कौन सा, सबसे अशुद्ध लोहा कौन सा आपका हो जाएगा। तो शुद्ध लोहा की बात करेगा, आप किसका नाम बताएंगे, आप बता देंगे जो पिटवा लोहा होता है सबसे शुद्ध होता है, और अशुद्ध लोहा सब कौन होता है, जो आपका ढलवा लोहा होता है, कौन होता है, ढलवा लोहा होता है, ये सबसे आपका अशुद्ध लोहा यहाँ पे होता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका ढलवा लोहा होता है इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो आपका अधिक होता है, ढलवा लोहा में कार्बन का परसेंटेज आपका अधिक आपका होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे आप, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ तो जो आपका मैलेकाइटा इनमें से किस धातु का खनिज है, जो आपका मैलेकाइटा होता है किस धातु का खनिज है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो मैलेकाइटा किस धातु का खनिज आप बता देंगे, आप बताएंगे ये आपका हो जाएगा तांबा का, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जो मैग्नीशियम का अयस्क, मैग्नीशियम एस क्या बताएंगे, आप बताएंगे मैग्नेसाइड, क्या बता देंगे यहाँ पे, जो आपका मैग्नेसाइड क्या बता होता है, इसका अयस्क का जो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका, आप सीधा सीधा बताएंगे क्या कि इसका हो जाएगा आपका मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट आप ये यहाँ पे नोट कर लेना, क्या हो जाएगा मैग्नेसाइट आपका हो जाएगा। इसका जो सूत्र आपका क्या होता है आप बताएंगे आपका MgCO3, MgCO3 यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका पोटेशियम का अयस्क, अगर इसका पूछा जाए कि जो आपका पोटेशियम, अब ये बताओ जो पोटेशियम का अयस्क क्या है, तो आप क्या बताएंगे जो आपका नाइटर होता है, नाइटर, नाइटर क्या होता है, पोटेशियम का अयस्क होता है, इसका सूत्र क्या होता है आपका KNO3, क्या बता देंगे आप इसका कि KNO3 रासायनिक सूत्र आप यहाँ पे बता देंगे। तो ये नोट करना कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जो मैग्नीशियम का अयस्क मैग्नेसाइट होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, और जो आपका पोटेशियम का एक अयस्क नाइटर होता है इसका सूत्र नोट करना, ये दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दोनों नाम आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल आता है इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो किस पदार्थ में आपका ऑक्सीजन नहीं होती ये आपसे पूछा गया इन 4 ऑप्शन में। तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे, जो आपका क्रायोलाइट होता है ना, क्रायोलाइट में आपका ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं ऑक्सीजन है कि नहीं, इसके लिए आपको इनके सूत्र अगर याद है तभी आप इसका आंसर वहां पे दे पाएंगे। जब ये जबलपुर जडारा में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, देखो बॉक्साइट जो आपका होता है, ठीक है, पहले देखो क्रायोलाइट में बताया गया क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है, देखो इसी के पहले देख लो यहाँ पे क्या होता है क्रायोलाइट का आपका, इसका हो जाएगा आपका Na3Al(F6), ये क्रायोलाइट का सूत्र यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे कहीं भी आपका ऑक्सीजन नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा जो आपका बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट का सूत्र आप कितना बता देंगे, बॉक्साइट का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Al2, क्या हो जाएगा Al2O3 into 2H2O, इसमें देखो ऑक्सीजन आपका दिखाया गया है। इसके बाद जो आपका एप्सम लवण होता है, एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा, यहां बताएंगे आप MgSO4 into 7H2O बताए, इसमें भी आप देख रहे हैं ऑक्सीजन हमें दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद जो आपका डोलोमाइट यहाँ पे दिया गया, डोलोमाइट का क्या होता है आपका CaCO3 into Mg आपका CO3, इसमें भी देख रहे हैं हम ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कोई क्या ओ दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा क्रायोलाइट, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस क्रायोलाइट में कोई भी आपका ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आया था कि ये बताओ एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, जो आपका एलपीजी है, एलपीजी का पूर्ण रूप आपका क्या होता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो एलपीजी का पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा, ये होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे ये याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलपीजी गैस हम लोग घरों में यूज करते हैं, कि जो आपने देखा होगा वैसे जो आपकी ये कौन सी गैस इसमें मिलाई जाती है कि जो इसकी गंध हमें आपको जो इसकी गंध होती है वो आपको जान पड़ती है। तो एलपीजी में कौन सी गैस आपके मिलाई जाएगी, आप क्या बताएंगे यहाँ पे इथाइल, क्या बताएंगे आप यहाँ पे इथाइल मरकैप्टन, इथाइल
मरकेप्टन का नाम आप यहाँ पे बता देंगे। इसी में क्या होता है, इसी का इसकी दुर्गंध यहाँ पे होती है, क्योंकि इसी में आपका इथाइल मरकेप्टन आपका मिलाया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों कभी ये पूछा जाए कि जो आपका एलपीजी होता है, एलपीजी में क्या क्या होता है, किसका संगठन आपका होता है, तो आप क्या बताएंगे, ये आपका जो होता है जब प्रोपेन, किसका संगठन होता है, आप बताएंगे प्रोपेन का, प्रोपेन हो गया, फिर आपका ब्यूटेन हो गया, फिर क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन, फिर क्या हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन आप ये यहाँ पे बता दीजिएगा। और दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका सीएनजी होता है, अगर ये पूछ लिया जाए कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या बताएं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म क्या बता देंगे इसका, कॉम्प्रेस्ड क्या बता देंगे फुल फॉर्म, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म आप यहां बता देंगे। अब इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका बायोगैस होता है, क्या पूछ लिया जाए, जो आपका बायोगैस होता है, अब ये होता है बायोगैस में मीथेन का परसेंटेज कितना है, तो बायोगैस में आप क्या बताएंगे, जो आपका मीथेन होता है, बायोगैस में आपका मीथेन का परसेंटेज क्या होता है आपका 75% होता है। ये सारे वही पॉइंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे पॉइंट यहाँ पे ध्यान से नोट करना चलिएगा। अब इसके बाद कभी दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका प्रोड्यूसर गैस है, क्या पूछ लिया जाए, प्रोड्यूसर गैस, अब ये बताओ जो प्रोड्यूसर गैस आपकी होती है ये किसका मिश्रण होती है, ये CO प्लस N2 का मिश्रण आपका क्या कहलाता है, इसका मिश्रण आपका प्रोड्यूसर गैस आपकी ये कहलाती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे एक बार आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल आता है, ये बताओ अच्छा निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया, किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, तो आप किसका नाम बताएंगे, आप बताएंगे CB देसाई का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये भारतीय मूल के भारतीय कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिक आपके थे। और कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए इसकी खोज कब की गई थी, अगर इस आविष्कार का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस आविष्कार इसकी खोज कब की गई थी, आप क्या बताएंगे, इसकी खोज आपके 1941 में वहां पे की गई थी। और इसके बाद ये नोट करना, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका केस्कोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है, क्या नाम आपका केस्कोग्राफ के द्वारा आपका पौधों में गति का पता लगाते हैं, एक केस्कोग्राफ का भी यूज कर लेना कि जो आपका केस्कोग्राफ होता है, क्या बताएंगे केस्कोग्राफ। अब ये बताओ जो केस्कोग्राफ होता है इसका काम क्या होता है केस्कोग्राफ का, तो आप यहाँ पे ये बताइएगा कि जो आपके पौधों की गति होती है, पौधे किस गति से बढ़ रहे हैं इसका पता कैसे लगाएंगे, आप बताते हैं केस्कोग्राफ के द्वारा लगाता है। अब ये बताओ इसका आविष्कार किसने किया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप क्या बताएंगे जेसी, किसका नाम बता देंगे यहाँ पे, जो आपके वैज्ञानिक है जेसी बोस वैज्ञानिक, इन्होंने बताया, कब बताया, 1928 में बताया था। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो खुराना जी का नाम दिया गया, जो H खुराना दिया जा रहा है, इन्होंने क्या बताया, कृत्रिम जीन संश्लेषण की खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने खोज की थी कृत्रिम जीन, क्या बता देंगे, इन्होंने खोज किसके की थी, यह बता देंगे आप यहाँ पे कृत्रिम जीन की खोज इन्होंने की थी, किसने की थी, H खुराना ने कृत्रिम जीन की खोज वहां पे की थी। ये पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब बताओ उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से आपका कौन सा आपका हो जाएगा, जब ये आपका बंगलोर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उभयधर्मी ऑक्साइड आपका हो जाएगा कौन सा, जिंक ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपके उभयधर्मी धातु कौन कौन से, उभयधर्मी क्या लिखना आप यहाँ पे, जो आपकी उभयधर्मी आपकी धातु कौन कौन सी हैं, ये आपकी जो मैं नोट करा रहा हूं, ये सारी आपकी उभयधर्मी धातु आपकी यहाँ पे ये आपकी हो जाती हैं। तो ये सारे नोट कर लेना, ये सारे किसमें हो जाएंगे, आपकी उभयधर्मी धातु आपके यहाँ पे हो जाती है। और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, इन जो धातुएं आपकी होती है इनका ऑक्साइड कैसा होता है, आप बताएंगे, इनका ऑक्साइड आपका क्षारीय होता है, कैसा होता है, क्षारीय आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जो आपके अधातु का,
क्योंकि यहाँ पे धातु का ऑक्साइड आपने बताया क्षारीय होता है, मतलब जो धातु का ऑक्साइड आपका क्षारीय होता है। और कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, आप बताएंगे अम्लीय, वहां पे क्या बताएंगे, अम्लीय, आप वहां बता देंगे। और इसके बाद दोस्तों कभी यहाँ पे ये पूछा, देखो यहाँ पे अगर जो सिलिकॉन का नाम आता है, कभी अगर आप सिलिकॉन का पूछा जाए तो सिलिकॉन के बारे में क्या याद करेंगे, वो सिलिकॉन के एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आपका सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन क्या होता है, इसके में आप ये लिखिएगा कि ये आपका उभयधर्मी, सिलिकॉन जो आपका होता है उभयधर्मी अधातु है। ये क्या है, उभयधर्मी आपका अधातु आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये आप यहाँ पे नोट करना ब्रोमीन का, एक पॉइंट आप ये यहाँ पे ये याद कर लेना ब्रोमीन के बारे में कि ब्रोमीन क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आपका एक होता है द्रव अधातु, ब्रोमीन क्या है आपका एक द्रव अधातु, आपका ब्रोमीन यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद एक पॉइंट ये नोट करना जो आपका सीजियम होता है, सीजियम के बारे में आप सीजियम के बारे में एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करना जो आपका सीजियम होता है कि ये क्या होता है, सर्वोत्तम विद्युत धनात्मक तत्व है। ये क्या हो जाएगा, विद्युत सर्वोत्तम लिख लेना आगे, विद्युत धनात्मक तत्व आपको सर्वोत्तम यहाँ पे लिख लेना, सब सर्वोत्तम भी यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना, सर्वोत्तम विद्युत धनात्मक तत्व आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी कि अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए आपके कि सब ये बताओ, अच्छा आप ग्रेफाइट के बारे में एक पॉइंट ये याद कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्रेफाइट के बारे में ये याद करना कि ये सर्वाधिक, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर्वाधिक आपकी क्रियाशील, क्या लिखेंगे, सर्वाधिक क्रियाशील आपकी ये अधातु यहाँ पे आपकी हो जाती है। ये सारे पॉइंट नोट करना। अब इसके बाद कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपकी नोबल धातु हैं, नोबल धातु अगर आपसे पूछा जाए, नोबल धातु क्या होते हैं, ये आपकी गोल्ड हो गया, ये आपकी नोबल धातुएं आपके होती है। ये सारे पॉइंट नोट करना। यहाँ पे आपके केवल इंपोर्टेंट ही पॉइंट में बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में सारे पॉइंट पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना। आप एग्जाम देने जाना, यहाँ सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो आपका चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, जो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल यहाँ पाया जाता है। वैसे मैं कुछ पॉइंट आपको सारे यहाँ पे नोट करा देता हूँ। देखो कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, देखो अगर आपका नाम आता है टमाटर का, अगर पूछा जाए टमाटर बताओ, अच्छा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप बोलेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बता देंगे आप यहाँ पे, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आपका यहाँ पे पाया। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लेना। इसके बाद कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका इमली होता है, क्या पूछा जाए, इमली, तो इमली में क्या बताएंगे, आप बताएंगे टार्ट्रिक अम्ल। क्या बता देंगे यहाँ पे, टार्ट्रिक अम्ल। क्या बताएंगे, सीधा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद कभी आपसे ये पूछा गया जो आपका संतरा होता है, संतरा में कौन सा अम्ल होता है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, सिट्रिक अम्ल। क्या बता देंगे यहाँ पे, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। इसके बाद कभी आपसे सेब का पूछ लिया गया, ये बताओ सेब में कौन सा अम्ल आपका होता है, तो आप क्या बता देंगे यहाँ पे, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल आप क्या बता देंगे, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद जो आपका चींटी का डंक हो गया, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप क्या बताएंगे, फार्मिक अम्ल। कौन सा बता देंगे यहाँ पे, फार्मिक अम्ल आप यहाँ पे बता दीजिएगा। इसके बाद अगर जो मनुष्य का पेट होता है, मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। या ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चींटी के डंक में क्या बता देंगे, आप बताएंगे क्या, जो लिखा है यहाँ पे फार्मिक अम्ल, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। या फिर आपका टार्ट्रिक होगा। यहाँ सारे पॉइंट नोट कर लेना कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक, संतरा में सिट्रिक और सेब में आपका मैलिक अम्ल, और चींटी में क्या होता है, जो चींटी का डंक होता है कि जो आप क्या बताएंगे, जो चींटी का डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल वहां पे पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट नोट करना जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, इसमें पूछा गया परमाणु रिएक्टर सर्वप्रथम किसने तैयार किया।
कि परमाणु रिएक्टर सबसे पहले किसने तैयार किया। अगर आपके कभी ये क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देंगे क्या, एनरिको फर्मी ने। क्या बताएंगे, एनरिको फर्मी ने। अब यानी एनरिको फर्मी ने 2 दिसंबर 1942 में 2 दिसंबर 1942 में इटली के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर की खोज वहां पे की थी। अब कहां पे बनाया था इसे, आपका यूएसए में जो आपका एटॉमिक रिएक्टर द्वारा ये वहां पे आपको तैयार किया गया था। और जो आपका जो एनरिको फर्मी है ये कहां के वैज्ञानिक है, आप बताएंगे। ये आपके इटली के वैज्ञानिक आपके हो जाएंगे। कहां के वैज्ञानिक हो जाएंगे, ये आपके इटली के वैज्ञानिक यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अपने जो फिजिक्स क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। पहला फिजिक्स क्वेश्चन ये आपका आता है कि 1 मीट्रिक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो आप क्या बताएंगे, जो आपका 1 मीट्रिक हॉर्स पावर होता है ये किसके बराबर हो जाएगा। आप बताएंगे ये आपका 735.49 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी मशीनों की शक्ति को क्या कहा जाता है, उसे शक्ति के द्वारा आपको ये दर्शाया जाता है। और इसको लिखते हैं किसके, हॉर्स पावर को। इसको आपका एचपी के द्वारा आपको ये यहाँ पे लिखा जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ जो आपका ऊर्जा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो, या फिर जो आपका ऊर्जा हो गया या फिर जो कार्य हो गया, ऊर्जा पूछा जाए या कार्य का पूछा जाए, इनका बताओ मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है इनका, आप क्या बताएंगे। एसआई मात्रक आपका वाट यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब ये वाट बताओ किसके नाम पे रखा गया, कि ऊर्जा और कार्य का मात्रक वाट होता है, ये किसके नाम पे रखा गया है। तो आप क्या बताएंगे, इनका एक वैज्ञानिक का नाम था, क्या था, जेम्स वाट। एक वैज्ञानिक का नाम था जेम्स वाट था। तो इसी वाट के अनुसार यानी ऊर्जा और कार्य का नाम वहां पे रखा गया था। अब इसको वाट को लिखते हैं कैसे, वाट को संकेत क्या होता है, आपको डब्ल्यू इसका संकेत भी आपको यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल आता है, बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, एक बार सारे ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ो। जो आपको जयपुर जडावरों में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था, इसमें ये बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो इनमें से कौन सा कथन आप सही बता देंगे। इसमें आप बताएंगे कि जो आपका देखो क्या दिया गया है कि उपयुक्त सभी कथन आपके सही लग रहे हैं। देखो जो आपका तल तनाव के कारण अंडे पानी में तैरते हैं, बिल्कुल तैरते हैं। और ताप वृद्धि होने में कैडमियम और कॉपर का तल तनाव बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। द्रव का तल तनाव जितना अधिक होगा इसके द्वारा ग्रहित पृष्ठ क्षेत्र उतना ही कम होगा, ये भी सही है। यानी कि सारे कथन हमारे सही हैं। आप क्या बता देंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो द्रव की बूंदे होती, आप देखो जो वर्षा वहां पे होती है उसकी जो बूंदे होती है गोलाकार होती है, किस वजह से होती है। तब आप क्या बताएंगे, उसकी जो पृष्ठ तनाव की क्या होती है, उसकी जो जल की बूंदे होती है गोलाकार आपकी हो जाती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, ये बता मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर आपका क्या हो जाएगा। जब आपका दानापुर जडावरा में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका राइट आंसर क्या था, वहां पे 60 डेसिबल। क्या बता देंगे, 60 डेसिबल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे ये याद करना है कि अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए जो मनुष्य है यानी कितने डेसिबल, मिनिमम कितने डेसिबल की ध्वनि वो सुन सकता है, कि अगर मनुष्य ये पूछा जाए कि मिनिमम कितने डेसिबल की ध्वनि वो वहां पे सुन सकता है, तो आप बताएं क्या 5 डेसिबल से लेके 10 डेसिबल मिनिमम ये ध्वनि वहां मनुष्य वहां पे सुन सकता है। और इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये आप यहाँ पे याद करना कि WHO के अनुसार जो आपकी 45 डेसिबल की ध्वनि होती है, 45 डेसिबल की ध्वनि होती है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक उत्तम होती है, यानी सर्वाधिक उचित वहां पे आपकी होती है। और इसके बाद एक पॉइंट दोस्तों ये आप यहाँ पे ये भी यहाँ पे लिख लेना कि कभी अगर आपसे ये पूछा जाता है, देखो यहाँ पे जो आपके 75 डेसिबल होती है, यानी 75 डेसिबल तक की जो ध्वनियां होती है ये मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसान वहां पे नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन इससे जैसे आप ऊपर जाओगे, यानी कि आप मान चलो जैसे 90 डेसिबल हो गया, 90 डेसिबल या आपका 95 डेसिबल की जो आपकी इससे अधिक तीव्रता वाली ध्वनियां होती है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए आपकी हानिकारक वहां पे आपकी हो जाती है। लेकिन जो सबसे उत्तम ध्वनि होती है ये आपकी 45 डेसिबल ही आपकी यहाँ पे हो जाती है। ये पॉइंट जरूर याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी झील की बर्फ जमी सतह के ताप -15 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसके ठीक नीचे झील में जल
का संपर्क यानी का ताप कितना वहां पे होगा ये पूछा जा रहा है। यानी कि मान लो कोई झील है, उसके ऊपर बर्फ जमी, माने 15 डिग्री वहां पे, तो वहां पे जो जल का टेम्परेचर होगा, जो यानी बर्फ के नीचे जल, वो यहाँ पूछा जा रहा है, उसका टेम्परेचर वहां पे आपका क्या हो जाएगा। तो आप क्या बताएंगे वहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बताएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपसे जो एक अगला क्वेश्चन आया था, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों, किस वजह से वो पानी आपका गर्म होता है। एक बार ये चार ऑप्शन ध्यान से आप पढ़ो, जो बंगलोर जेडारो में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। आप बताओ इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का कितना आपका हो जाएगा। दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से आपका अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। इसी वजह से क्या होता है, जब हैंडपंप से पानी निकलता है वो आपका ठंडी के दिनों में आपका गर्म पानी वहां पे आपका ये निकलता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। और दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, कि जो आपका पृथ्वी का औसत तापमान बता दो क्या है, पृथ्वी का औसत तापमान आपका क्या वहां पे होता है, तो आप क्या बताएं, ये होता है आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का तापमान बता दो, अगर ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी औसत ना लगाया जाए, पृथ्वी का तापमान सीधा सीधा ये आपसे यहाँ पूछा जाता है, तो कितना आप बताएंगे, आप बताएंगे क्या, आप बताएंगे 0.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ईयर, क्या लिखेंगे प्रति, यानी कितने दर से ये बढ़ रहा है आपका, तो क्या बताएंगे आपका ये 50 ईयर की दर से ये टेम्परेचर आप बढ़ रहा है। ये भी याद करना है कि पूछा जाए जो पृथ्वी का तापमान है कि मतलब किस हिसाब से बढ़ रहा है, यानी 50 साल में आपका ये 0.86 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका तापमान बढ़ता ही आपका यहाँ पे जा रहा है। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद करिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल आता है, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन है। यानी जो आपके जीके क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, टोटल आपके 10 क्वेश्चन हमारे जीके के यहाँ पूछे जाते हैं। अब ये बताओ भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश के संस्थापक आप क्या बताएंगे, वो हो जाएंगे कौन, पुष्यमित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी जो आपके पुष्यमित्र है ये आपके शुंग वंश के संस्थापक यहाँ पे आपके हो जाएंगे। बिल्कुल भाई, मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, आप तैयार करते चलो, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाए। बस जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज आप यहाँ पे तैयार करते हुए चलिएगा। तो इसका राइट आंसर पुष्यमित्र आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें जो आपका शुंग वंश होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, आप बताएं पुष्यमित्र हो जाएंगे। और यहीं पे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए जो शुंग वंश होता है इसके ये बताओ अच्छा अंतिम संस्थापक कौन हो जाएंगे, या अंतिम शासक इसके कौन आपके हो जाएंगे। तो अंतिम शासक किसका नाम आप बता देंगे, ये बताएंगे क्या, देवभूति का। किसका नाम बताएंगे आप बता देंगे यहाँ पे सीधे से, देवभूति का नाम आप यहाँ बता देगा। और दोस्तों यहाँ पे ये पूछा जाए कि जो शुंग वंश का शासन काल क्या था, जो शुंग वंश था इनका ये बताओ अच्छा जो शासन काल, इनका शासन काल क्या था। तो इनका शासन काल आप क्या बताएंगे, ये बताएंगे क्या आप 185, क्या बताएं 185 75 ईसा पूर्व आप यहाँ बता, यानी ईसा पूर्व आप यहाँ पे ये चीज आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पे शुंग वंश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे भी आपको यहाँ पता होने चाहिए। अगला सवाल आपको दोस्तों आता है, किस वंश के शासक ने 900 यानी कि 999 कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया, कि 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, ये बताएंगे आप जो चंदेल शासक थे, कौन शासक थे, चंदेल वंश से संबंधित ये आपके हो जाते हैं। यानी किस वंश के संस्थापक ने, चंदेल वंश के संबंधित आपके हो जाएंगे। और कब कराया था, जो चंदेल वंश थे ये इन्होंने कब इस मंदिर का निर्माण कराया था, जो कंदरिया महादेव मंदिर है, तो इन्होंने कराया था जो 9वीं शताब्दी में। कब कराया था, ये कराया था आपका 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण वहां पे कराया था। ये पॉइंट वहां पे याद करना। और दोस्तों कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए जो चंदेलों की राजधानी क्या थी, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो चंदेलों की राजधानी क्या उस समय थी, तो आप क्या बताएं, खजुराहो। राजधानी क्या बता देंगे यहाँ पे, खजुराहो इनकी राजधानी वहां पे आपकी हो जाती है। और कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका चंदेल वंश का
अंतिम शासक कौन था? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ, अच्छा इनका अंतिम शासक कौन सा उस समय था, तो आप किसका नाम बताएंगे? आप बताएंगे क्या? किसका नाम बताएंगे? परमल का नाम बताएंगे। किसका नाम बताएंगे? यहाँ पे परमल का नाम यहाँ पे बता देंगे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हो जाते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका दारापुर जडारम पूछा गया था, 1919 में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख घटना घटी थी? देखो ये आपका जो 1919 वाली घटना थी, बहुत फेमस घटना आपकी यहाँ पे ये हो जाती है। तो कौन सी घटना आपकी घटी थी? आप क्या बताएंगे? उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका ये घटा था। तो आप क्या राइट आंसर बता देंगे? इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये चंपारण आंदोलन है, ये कब घटना घटी थी? ये घटी थी आपके 1917 में, ये घटना वहां पे घटी थी। और इसके बाद दोस्तों जो आपका जलियांवाला बाग ने आपने जान लिया 1919 में घटा था। इसके बाद अगर कभी जो असहयोग आंदोलन है, ये कब घटा था? आप बताएंगे 1920 से 22, ये यहाँ पे नोट कर लें, तब ये आपका असहयोग आंदोलन यहाँ पे घटा था। और जो बंगाल विभाजन कब हुआ था, इसमें आप बताएंगे 1905 ईस्वी में आपका बंगाल विभाजन आपका हुआ था। तो ये सारे पॉइंट भी नोट कर लेना कि जो आपके ये भी आपके एग्जाम के लिए आपके जरूरी हो जाते हैं, यहाँ से भी आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो आप कौन सा अनुच्छेद यहाँ बता देंगे? तो आप क्या बताएंगे? सर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, तो हम अनुच्छेद नंबर 19-22 बताएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी अगर हम बात करें, अगर सारे बात करें, अगर हम यहाँ बात करें अनुच्छेद 19 हो गया, या फिर जो आपका अनुच्छेद नंबर आपका 20 हो गया, यहाँ 19 लिखना, यहाँ 20 लिखना, और या फिर जो आपका अनुच्छेद नंबर आपका 21 होता है, या फिर जो आपका अनुच्छेद नंबर 22 होता है, या फिर अनुच्छेद नंबर 22 है, इसमें किस बारे में आपकी जानकारी वहां पे दी गई? तो जो आपका अनुच्छेद 19 है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। क्या बताया गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया गया। इसके बाद जो आपका अनुच्छेद 20 है, इसमें दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में आपका बताया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के बारे में आपका बताया गया था इस अनुच्छेद में आपका। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 में से एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताओ कौन सा मौलिक अधिकार अब आपका नहीं है? ये आपसे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे? तो इसका राइट आंसर आप बताना कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है, ये अब आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक विधिक अधिकार हो गया है। ये आपका अब एक विधिक अधिकार आपका हो गया था। यानी अगर अब ये पूछा जाए, ये किस मतलब कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? जो 1978 में कौन संविधान संशोधन हुआ? तो आप बताएंगे जो आपका 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में हुआ था। 1978 में हुआ था। वहां पे क्या किया गया? इसका जो आपका ये पहले जो आपका मौलिक अधिकार था, इसको संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे एक विधिक अधिकार आपका ये बना दिया गया है। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये भी याद कर लेना, इसको किसमें जोड़ा गया है? इसको आपका जो भाग नंबर 12, इसको जो आपका भाग नंबर 12 के अनुच्छेद नंबर भाग नंबर 12 के आपके अनुच्छेद नंबर 300A में इसे आपको जोड़ा गया। ये भी पॉइंट यहाँ पे याद करना कि अगर पूछा ये किसे किसमें आपका जोड़ दिया, भाग 12 के 300 का अनुच्छेद में आपका ये अब वहां पे जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो बताओ उस कौन से अर्थशास्त्री हो जाएंगे जिन्होंने आपका ये 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो किसका नाम बताएंगे? आप बताएंगे इसका अमर्त्य सेन का नाम आप बता देना कि नोबेल पुरस्कार जो भौतिकी, रसायन शास्त्री, शांत चिकित्सा और अर्थशास्त्र क्षेत्र में आपका दिया जाता है। और यहाँ पे याद करना 1998 में क्या याद करें? 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए, इनको किसके लिए दिया गया? इन्हें दिया गया अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया गया था। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, ये बताओ भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया था? तो ये क्वेश्चन जब आपका बंगलोर जेडारो में पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं योजना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी 8वीं योजना थी, इसका कार्यकाल क्या था? ये था आपका 1992। क्या था कार्यकाल इसका?
कार्यकाल आप बताएंगे क्या 1992 से 97 इसका कार्यकाल वहां पे आपका हो जाता है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था विकास मानव संसाधन का आपका यहाँ पे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं योजना आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इसी योजना के समय भारत 1 जनवरी 1995 को WTO का सदस्य भी आपका वहां पे बना था, WTO का सदस्य भी वहां पे आपका भारत बना था। अगला सवाल आता है भारत का अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला। तो भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला, कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताएं, 1935 आप बता देंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये कौन सा बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक आपका RBI भारत केंद्रीय बैंक वहां पे हो जाता है। अब इसकी स्थापना अगर पूछा जाए, इस बैंक की आपकी स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना कब बताएंगे आप, इसका 1 अप्रैल कब बताएंगे, 1 अप्रैल आप 1935 स्थापना कब बता देंगे, 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना वहां पे हुई थी। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका 1937 में RBI का जो मुख्यालय है, एक पॉइंट ये याद करना है कि 1937 पहले कोलकाता में इसका मुख्यालय था। RBI का पहले मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 के बाद इसका मुख्यालय क्या हुआ, कोलकाता से मतलब चेंज करके क्या कर दिया गया, इसका आपका हो गया मुंबई। यानी अब मुख्यालय क्या हो गया 1937 के बाद इसका जो मुख्यालय कहां हो गया, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में आपका यहाँ पे हो गया था। इसके बाद तो एक पॉइंट ये आप याद करें कि आपका 1 जनवरी क्या याद करें, 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी कि क्या किया गया, जो आपका RBI बैंक है का इसका राष्ट्रीयकरण, इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण आपका वहां पे कर दिया गया था। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए जो RBI के ये बताओ अच्छा प्रथम गवर्नर कौन थे, RBI के प्रथम, अगर ये पूछा जाए RBI के प्रथम आपसे ये बताओ गवर्नर कौन आपके हो जाएंगे, प्रथम गवर्नर क्या बोलेंगे, नाम बताएंगे, आप बताएंगे सर ऑसबॉर्न। क्या बताएंगे, सर ऑसबॉर्न का नाम आप यहां बता देंगे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, आप ये यहाँ पे लिख लेना। अगर वहीं पे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके भारतीय पूछ लिया जाए, अगर पूछे प्रथम भारतीय RBI गवर्नर पूछ लिया जाए तो आप किसका नाम बताएंगे, आप सीधा सीधा बताएंगे क्या, CD देशमुख। क्या नाम बताएंगे यहाँ पे, CD देशमुख का नाम आप यहाँ बता, भारतीय का पूछेगा CD देशमुख का बताना, और प्रथम पूछेगा आप सर ऑसबॉर्न स्मिथ का नाम आप यहाँ बता दीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल आता है, ये बताओ क्या भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो ये कहाँ पे कौन से वन में आपके ये सारे पाए जाते हैं, आप क्या बताएंगे, ये सारे जो आपके मैंग्रोव वन होते हैं, कौन से मैंग्रोव वन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो सबसे ज्यादा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए मैंग्रोव वन पाया कहाँ जाता है, तो ये जो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है ना, ये आपके पश्चिम बंगाल में कहाँ पाया जाता है, ये आपको पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आपके मैंग्रोव वन वहां पे पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, ये बताओ तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आप बताएंगे 7वां। क्या बता दें, 7वां, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो अगर इनका क्रम देखा जाए ना कि सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, देखो सबसे अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है, तो सबसे नंबर 1 पे किसका नाम बता देंगे, आप बताएंगे रूस का। नंबर 1 पे आपका रूस आता है, रूस आएगा। सेकंड नंबर पे क्या बताएंगे, सेकंड नंबर आपका कनाडा। फिर कौन सा आता है, फिर आपका USA होता है। फिर कौन सा, USA आएगा। USA के बाद क्या आता है, USA के बाद आपका चीन आ जाएगा। क्या आता है, चीन आता है। इसके बाद क्या आता है आपका ब्राजील। इसके बाद कौन सा देश आ जाएगा आपका, ब्राजील आएगा। ब्राजील के बाद क्या आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील के बाद क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। यानी यही क्रम आपका वहां पे चलता रहता है। इसके बाद 7वें नंबर पे कौन सा देश है, 7वें नंबर पे आपका भारत देश वहां पे आपका आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारे पॉइंट नोट कर, और दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट कर लेना, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की यानी तटीय सीमा, जो अगर ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ अच्छा भारत की तटीय सीमा कितने देश से जुड़े हुए हैं, भारत की तटीय सीमा है
कितने देश से जुड़े हुए हैं। आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, आप सीधा सीधा इसका राइट आंसर कितना बता देंगे, ये आप बता देंगे भारत के 9। आप क्या बताएंगे, भारत के 9 राज्य हैं। भारत जो 9 राज्य हैं, ये भारत जो तटीय जो सीमा में देश आते हैं, जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, इनसे जुड़े हुए हैं। कितने आपके राज्य जुड़े हुए, आप बताएंगे टोटल आपके 9 राज्य ऐसे वहां पे जुड़े हुए हैं। एक पॉइंट ये नोट करना, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पॉइंट ये अभी यहाँ पे नोट कर लेना कि सबसे लंबी, अगर ये पूछा जाए ये बताओ अच्छा सबसे लंबी आपकी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सीमा कौन से राज्य की है, आप बताएं क्या, गुजरात राज्य। किसकी बता देंगे आप, गुजरात राज्य का नाम आप यहाँ पे ले लीजिएगा। अब गुजरात राज्य के बाद किसका नाम है, गुजरात के बाद आपका सेकंड नंबर पे क्या आएगा, आंध्र प्रदेश वहां पे आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट एक बार आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल आता है, यहां से हमारी मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैथ के आपके बिल्कुल इजी वहां पे आती है, अगर बेसिक आपके थोड़ा सही है, आप बड़ी आसानी सभी के आंसर वहां पे दे पाएंगे। देखो पहले क्या पूछा गया, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दी गई 5632 है, यदि इसके आधार का व्यास, देखो जो आपका त्रिज्या क्या होता है, ये व्यास का आधा होता है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे भी लिखा व्यास 16 मीटर, इसकी गहराई ज्ञात करो। देखो यहाँ पे जो क्षमता दी जा रही है, ये क्या होता है, आयतन। तो पहले ये बताओ बेलन का आयतन होता क्या है। तो दोस्तों आपको ये पता है कि जो आपका बेलन का आयतन होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया, आयतन क्या दिया गया, 5632 दिया गया है। इसके आधार का व्यास अगर 16 है, तो ये बताओ त्रिज्या क्या हो जाएगी, 8 हमारी दी जा रही है। अब पूछा क्या, इसकी गहराई बताओ, यानी एच का मान हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, और पाई का मान आपको सभी को पता है 22/7 आपका हो जाता है। तो यहाँ पे वो कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो यहाँ पाई लिखा है, वहां लिखा, आप सीधा 22/7 कर दो, आर स्क्वायर, आर का मान 8 दिया कि आपने क्या किया, 8 गुणे 8 यहाँ पे कर दिया। अभी एच दिया, यहाँ एच हमें निकालना, एच ये टोटल दिया किसके बराबर है, इसका आपका आयतन क्या है 5632 के, तो ये दिया गया आपका 5632 के, आपका सीधा सीधा दिया गया। तो इस एच बराबर क्या आपका हो जाएगा, तो अब बताओ एच बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5632 गुणे ये 7, इसके गुणे में आपका हो जाएगा, और ये संख्या है नीचे आपके आ जाएंगे 8 गुणे 8 यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे एक 22 भी आपको बच रहा है, क्या बच रहा है 22 भी आपका नीचे आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे, जब काटोगे कितना निकल के आ जाएगा, जो चीज जिससे कटे आप सारी चीजें यहाँ पे काट देंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आएगा, टोटल इसे काटो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे काटे कितना गुणा कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 28 मीटर, क्या हो जाएगा 28 मीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बता देंगे, जो आपका बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये आपके 28 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस अगर ये फार्मूला आपको याद है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 होता है, एच का मान आपको निकालना है, आर का मान क्या हो जाएगा, व्यास जो होता है इसका आधा आपकी त्रिज्या हो जाती है। अब ये पूरा बराबर आप इसके कर दो, एच का मान निकाल दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला सवाल आता है, एक शंख की ऊंचाई आपकी 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो शंख का आयतन कितना होगा, शंख का आयतन हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बताओ जो शंख का आयतन होता है, तो शंख का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा यहाँ पे होता है। जो चीजें दी साथ लिखो, शंख की ऊंचाई यानी हमें क्या दिया गया, एच का मान दिया गया 24 सेंटीमीटर। अब इसके आधार की त्रिज्या आर का मान दिया गया आपका 10.5 यहाँ पे दिया गया है। तो शंख का आयतन पूछा जाए सारे, यानी एच का मान रख दो, आर का मान रख दो, पाई का मान 22/7 रख दो, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी है। देखो यहाँ पे सीधा क्या 1/3, पाई का मान रखो यहाँ 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर का मान क्या है हमारा 10.5, यानी 2 बार रख दो, यानी 10.5 गुणे 10.5 आपको ये हो जाएगा एच, गुणे एच का मान क्या है आपका 24 है, इसे एच का मान यहाँ पे 24 आप रख दो। अब इसे सॉल्व करो, आपका आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये 2 हमने काटा, हमने नीचे क्या लिख दिया 100, आपने सीधा 2 जीरो आपने यहाँ बढ़ा दिए। अब इसे सॉल्व करो कितनी बार जाएगा, 3 से काटा है 3 × 24 यहाँ पे आए, 4 से काटो 4 दूनी 8 हुआ, 4 से काटा आपका 5 25 जाएगा, फिर 2 बार 25 से इसे भाग कर दो, यहाँ पे 5 5 से कितना आएगा, इसे सॉल्व करो, ये आएगा 2772।
2772 सेंटीमीटर क्यूब आपको यहाँ पे हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2772। यानी आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आप बड़ी आसानी से इन सभी के सवालों का आंसर वहां पे आप दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो अगला सवाल आता है इसमें पूछा जा रहा है दो रेलगाड़ियां 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही, उनकी लंबाई 275 और एक की लंबाई 350 मीटर है। तो तेज रेलगाड़ी की धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय वहां पे लगेगा, ये आपसे पूछा जाए। बिल्कुल इजी सवाल है, ध्यान से देखो। ये मान चलते एक रेलगाड़ी आपकी एक दिशा में रेलगाड़ियां चल रही, क्या दिया गया है कि दो रेलगाड़ियां चार एक ही दिशा में चल रही, यानी एक रेलगाड़ी आपकी इधर चल रही है, एक रेलगाड़ी हम मानते हैं ये इधर, ये भी हमारी चल रही है, ठीक है। अब जो यहाँ पे दिया गया एक की चाल आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने माना इसकी चाल आपकी दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी हुई। सबसे पहले ये बताओ, जैसे दो ट्रेनों की लंबाइयां क्या दी जा रही हैं, एक की लंबाई उनकी लंबाई 275 है, यानी 40 वाली की लंबाई क्या दी गई आपकी 275 मीटर ये लंबी है। अब इसके बाद ये 350 मीटर लंबी आपकी ये ट्रेन है। अब ये बताया गया है कि जो ट्रेन तेज चल रही है वो इसको पार करने में कितना समय यहाँ पे लेगी। दोस्तों जब भी ट्रेनें दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो इनका जो चाल होता है, आप चाल उनके चालों का डिफरेंट आप ले लो। अब यहाँ बताओ कुल लंबाई तय कितनी करेगी, ये जो दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी ये कुल लंबाई वो तय करेगी। यानी पहले ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितना आपका हो जाएगा, ये आप बताएंगे 350 प्लस का 275 आप बताएं, इन दोनों को जोड़ोगे यहां कितना होगा, ये आपका 625 आपका निकल के आ जाए, कितना होगा 625। अब देखो चाल का डिफरेंट, यहाँ पे देखो जब एक ही दिशा में चलेगी इन दोनों को चाल का अंतर क्या है, स्पीड क्या है आपकी, एक की 90 एक की 40, अंतर क्या है आपकी 50, क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ पे ये आपका मीटर में है, चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, स्पीड किसमें आई है आपके किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या करो मीटर पर सेकंड में आप यहाँ पे चेंज कर लो। अब पूछा जा रहा है पार करने में कितना समय लेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या हमारी होगी 625 मीटर, तो दूरी आपकी ये हो गई, बटे चाल क्या हमारी ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5/18 से आप सीधा गुणा कर दो, तो यहाँ 5 कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे 18, यहाँ पे क्या कर दोगे 18। अब इसे सॉल्व करो, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जिससे जो चीज कटे आप यहाँ पे काट दो। इसे सॉल्व करो कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपका 45 सेकेंड, 45 सेकेंड आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आप राइट आंसर क्या बता देंगे इसका, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल आता है इसमें क्या दिया गया है, 600 धनराशि 3 वर्ष में आपकी 850 हो जाती है, तब साधारण ब्याज की दर बताओ क्या आपका हो जाएगा। एक चीज हमें ये पता है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, आपका ये यहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको दी जा रही है, देखो सबसे पहले बताओ साधारण ब्याज हमारा कितना दिया गया, कि ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका है, यानी कि ये बताओ 600 रुपए की राशि अगर 850 हो गई है तो हमें ब्याज कितने रुपए मिला होगा। आप जैसे इसको इसमें माइनस करोगे यहाँ पे निकल के आ जाएगा 250 रुपए, तो 250 हमें ब्याज दिया गया। समय कितना दिया गया, टी बराबर दिया गया आपका 3 वर्ष दिया गया, टी बराबर क्या है आपका 3 वर्ष यहाँ पे आपका हो जाएगा। मूलधन कितना है, अब पी का मान दिया गया आपका 600 रुपए, 600 रुपए। अब पूछा जा रहा है ये तो ब्याज दर क्या हो गई, आर का मान आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। अब देखो इसी में रख दो साधारण ब्याज कितना है हमारा 250, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो 250 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन हमारा है 600, मूलधन गुणे दर, दर हमें निकालनी है और समय हमारा है 3 वर्ष। अब बटे कर दोगे यहाँ पे 100, 2 जीरो 2 जीरो सीधे सीधे आपके ये कट गए, यहाँ पे आर बराबर क्या हो गया आपका, ये हो गया 250 और बटे कितना 6 गुणे 3 यहाँ पे करोगे आप। अब काटो कोई चीज जिससे कटे, अब उससे काट दो से काटो, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 से काटो क्या, ये आपका 125 हो गया, बराबर क्या हो गया 125, अब बटे 3 गुणे 3 करो 9 आपका हो जाएगा, यानी कि 125 बटे 9% आपका ये निकल के आ जाएगा। यानी बताएंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका अंबाला जडारो में यहाँ पूछा गया था। ये बताओ 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी, यदि वह जनसंख्या क्रमिक
3 वर्षों के दौरान 2%, 5%, 4% दर से बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या बताओ उसकी वहां पे कितनी आपकी हो जाए। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ध्यान से आप यहाँ पे देखना। देखो ये तो देखो एक चीज आपको पता, देखो दो आपका क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे एक लिखा है आपका 2%, एक है 5%, 4%। देखो तो आपका 2% है, अगर परसेंटेज हटाएंगे हम इसे 2 बटे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अब इसे काटो कितना हो, 2 से काटो तो यहाँ पे 1 बटे 50 लिख सकते हैं। यानी अगर 50 रही बढ़ रही है, 50 से 51 हो गई, ये लिख सकते हैं कि अगर पहली जनसंख्या हमारी 50 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई 51 हो गई, ठीक है। वैसे हम 5%, 4% को भी वहां पे चेंज कर देंगे। हम ये मानते हैं कि अगर जनसंख्या 50 थी पहले, 50 में 1 की वृद्धि हुई, हमने लिख दिया इसे 51 यहाँ पे लिख दिया। अब ये 5% क्या होता है, ये आपका क्या होता है, 1/20 होता है। यानी कि जनसंख्या अगर 20 थी पहले, 20 में 1 की वृद्धि हो गई, अब कितनी 21 हो गई। अब 4% क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1/25। यानी अगर जनसंख्या 25 थी हमारे, 1 की वृद्धि होगी, अब कितनी होगी 26 हमारी ये आपकी हो गई। अब देखो इन सभी को गुणा करो, 50 गुणे 20 गुणे 25 करोगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 25,000। कितना हो गया 25,000। अब इनका गुणा करो, 51 गुणे 21 गुणे 26 करो, ये हो जाएगा आपका 27,846। ये आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो अब क्या चीज यहाँ पे दी जा रही, यहाँ पे हमें क्या चीज दी जा रही, अब ये ध्यान से यहाँ पे देखो, पहले दिया 3 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी आपके 25,000 दी, यहाँ पे हमने गुणा किया 25,000 आ रही, लेकिन यहाँ पे आया 3 लाख थी, यानी 25,000 बराबर 3 लाख के दिया जा रहा है। तो ये बताओ वर्तमान में अब 27,841 का मान आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो हमें एक चीज ये पता होगी कि जो आपको ये 25,000 है, ये 25,000 है, ये है 3 लाख के बराबर है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख के बराबर आपका दिया जा रहा है। तो ये बताओ 27,841 बराबर क्या हो जाएगा, 27,841 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे जो 3 लाख आपका दिया जा रहा है, 3 लाख बटे क्या कर दोगे, ये 25,000 यहाँ पे आप लिख दोगे, क्या 25,000 यहाँ लिख दोगे। अब गुणे क्या कर दो 27,841, 27,841 आप यहाँ पे कर दो। इसे सॉल्व करो, कितना आपका आ जाएगा, 3 जीरो सीधा सीधा हमारा 3 जीरो आपके कट गए। अब इसे 27,841 को गुणा आप 3 से यहाँ पे कर देंगे। इसे काटो, 25 से काटो, पहले 25 से काट दो, यहाँ पे ये सीधे से 25 से आपका कट जाएगा। और उसके बाद 27,841 से गुणा करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका कितना, 3,34,000 कितना निकल के आएगा, ध्यान से लिखने ना यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका, यानी कि 3,34,000 और 152 आपको ये निकल के आ जाएगा। यानी आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यानी कि 3,34,000 किसमें, 3,34,000। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप यहाँ पे करिएगा। अगर ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जो पॉइंट मैंने बताए सारे पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये बात चल रहा आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म यहीं से आपको नजर आ जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के और आपको इस तरह की क्लासें वहां मिलते रहे और अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर सकें। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।